Hello students, welcome to newspaper reading article 37. Today's article is related to the railways. The title is Why Dedicated Freight Corridor Matters. क्यों एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का महत्व है, क्यों एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फर्क पड़ता है, किसको, रेलवेज को और पूरे देश को। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बिफोर वी बिगिन हम टाइटल को ब्रेकअप करके देख लेते हैं। कॉरिडोर का मतलब स्टूडेंट्स, घरों में सबके कॉरिडोर होता है, कॉमन रास्ता जो कमरों को जोड़े वो कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर इज अ पैसेज। कॉरिडोर एक रास्ते को बोलते हैं जो दो जगहों को जोड़े। कैन बी अ स्ट्रिप ऑफ लैंड, धरती का एक टुकड़ा हो सकता है जो दो जगहों को जोड़े। डेडिकेटेड का मतलब सबको पता है जो समर्पित हो किसी एक चीज के लिए ही। फ्रेट का मतलब भी समझ लेते हैं, फ्रेट वो गुड्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करा जाता है ट्रकों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, एरोप्लेन्स के माध्यम से, वो कहलाते हैं फ्रेट। तो क्या फर्क पड़ता है अगर एक फ्रेट कॉरिडोर जो हो डेडिकेटेड हो, यानी कि एक ऐसा रास्ता हो जो समर्पित हो सिर्फ क्या कैरी करने के लिए, सिर्फ सामान कैरी करने के लिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो फोकस है वो ट्रेन पे है। तो बात एक ऐसे रास्ते की हो रही है, एक ऐसे पैसेज की हो रही है, एक ऐसे कॉरिडोर की हो रही है जहां पर क्या होगा, सिर्फ ऐसी ट्रेनें चलेंगी जो सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगी, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमको इस आर्टिकल में पता लगने वाला है। लेट्स बिगिन। Prime Minister Narendra Modi inaugurated a 351-kilometer section between Khurja and Bhaupur in Uttar Pradesh for commercial operations of the dedicated freight corridor. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा, इनॉग्रेट मतलब लॉन्च करा, शुरुआत करी एक 351 किलोमीटर सेक्शन की, भाग की, इसके बीच में, खुर्जा के बीच में और भावपुर के बीच में, उत्तर प्रदेश में। और ये उन्होंने कमर्शियल पर्पसेस के लिए करी। कमर्शियल जहां भी वर्ड आ जाए, बिजनेस पर्पसेस, व्यापार के पर्पसेस से करी। ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और उन्होंने जो शुरुआत करी, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत करी। तो हमको इस आर्टिकल में क्या पता लगने वाला है, व्हाट इज डीएफसी, व्हाट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, और वो क्यों जरूरी है। तो ये जो अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात चली, क्योंकि ये इनॉग्रेशन किया गया पीएम द्वारा, तो ये खबर बन गई, सुर्खी बन गई, तो उसके बारे में बात हो रही है। अराउंड 70% ऑफ द फ्रेट ट्रेन currently running on the Indian railway network are slated to shift to the freight corridors, leaving the paths open for more passenger trains. लगभग 70% फ्रेट ट्रेनें हमको पता लग गया। फ्रेट ट्रेन कौन सी, मालवाहक गाड़ियां जो लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, जो सिर्फ गुड्स, सामान को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो 70% फ्रेट ट्रेनें करंटली रनिंग, इसको मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, विच आर करंटली रनिंग, दैट आर करंटली रनिंग। तो रनिंग यहाँ पर अब्रिज्ड पार्टिसिपल हो गया, जो इस समय चल रही है इंडियन रेलवे नेटवर्क पे। आर स्लेटेड टू, आर स्लेटेड टू का मतलब आर प्लान्ड टू, ऐसा उनके लिए प्लान किया गया है कि उनको शिफ्ट करेंगे किसमें, फ्रेट कॉरिडोर को, फ्रेट कॉरिडोर में। लीविंग द पास ओपन फॉर मोर पैसेंजर ट्रेन, और इससे क्या खुला हो जाएगा, जो रास्ता है वो खुल जाएगा किसके लिए, ज्यादा पैसेंजर ट्रेन के लिए रास्ता खुल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ 351 किलोमीटर सेक्शन between Khurja and Bhaupur in Uttar Pradesh for commercial operations of the dedicated freight corridor on Tuesday। पूरा पैराग्राफ रिपीट हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो इनॉग्रेट करा खुर्जा और भोजपुर के बीच में, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मिली कि मंगलवार को करा। ही ऑल्सो डेडिकेटेड टू द नेशन, उन्होंने राष्ट्र को समर्पित भी करा। ऑल्सो से भी की वॉइस आई, डेडिकेटेड टू का पेयर बना, जिसको हम समर्पित करते हैं तो डेडिकेटेड टू, उन्होंने राष्ट्र को समर्पित भी करा अ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर इन प्रयागराज। स्टेट ऑफ द आर्ट को समझते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कोई चीज़ है ना तो वो लेटेस्ट है, उसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट, सबसे लेटेस्ट मशीनरी यूज हो रही है, ऐसी चीज को हम स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं। तो उन्होंने राष्ट्र को समर्पित करा एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जो कि प्रयागराज में होगा। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का मतलब जहां से डीएफसी को कंट्रोल करा जाएगा। द टोटल 2843 किलोमीटर प्रोजेक्ट बिल्ड एज द लार्जेस्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो 2843 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो है, जिसको बिल किया गया है, अब यहाँ पर बिल ना वो वाले बिल की बात नहीं हो रही जो हम खाने का बिल होता है हमारे होटल में बैठते हैं जब हम, या किसी चीज का बिल होता है, वस्तु का बिल होता है जो बाजार में आप खरीदते हैं उसका, या बिजली का बिल, वो वाला बिल नहीं है ये। बिल्ड एज का मतलब जिसको प्रोजेक्ट करा जा रहा है, जिसको दिखाया जा रहा है, जिसका प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है कि वो क्या है, वो सबसे बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इस समय इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाया जा रहा है। तो उसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है
एक सरकार अपनी अचीवमेंट बताने की कोशिश कर रही है, अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है कि भाई मुक्त भारत में, आज़ाद भारत में ये अब तक का सबसे बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। बिल्ड एज का मतलब इसका प्रचार इस तरीके से जा रहा है, इसको एडवर्टाइज इस तरीके से किया जा रहा है। तो ये जो टोटल 2843 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो है, जिसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये लार्जेस्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया का, हैज़ बीन इन द मेकिंग सिंस 2006। तो ये जो है इन द मेकिंग का मतलब इस पर बात चल रही है, इस पर थोड़ी थोड़ी कार्रवाई होती जा रही है 2006 से, विद लिटिल मूवमेंट ऑन द ग्राउंड। लेकिन ग्राउंड पे अगर मूवमेंट देखे तो बहुत ही कम हुई, ना के बराबर हुई। इट इज फाइनली रेडी टू टेक ऑफ। अब अंततः ये प्रोजेक्ट रेडी है टेक ऑफ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, एल्बीट इन फेजेस। हालांकि ये जो होगा फेजेस में होगा, सेक्शन के अनुसार होगा, एक एक भाग में होगा। पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो 2843 किलोमीटर प्रोजेक्ट है, ये एक बारी में नहीं हो जाएगा। एल्बीट वर्ड को यूज करना सीखते हैं। जब भी हम एल्बीट वर्ड यूज करते हैं ना, तो जो पिछला क्लॉज होता है या जो पिछला सेंटेंस होता है एल्बीट का, आप क्या करना चाहते हो, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके महत्व को कम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ही इज वेरी पॉपुलर इन हिज सिटी, एल्बीट देयर आर 20 पीपल इन द सिटी। मैं बोला ये तो बहुत विख्यात है, अपने लोकप्रिय है अपने शहर में, लेकिन शहर में 20 ही लोग हैं। तो मैंने क्या करा, पिछले वाले स्टेटमेंट का महत्व एकदम कर दिया। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ही इज इन अ वेरी गुड जॉब, एल्बीट ही अर्न्स ओनली 2000 रुपीज। तो एक तरफ तो मैंने बोला बहुत बढ़िया नौकरी है उसकी, हालांकि कमाता 2000 रुपये। तो पिछले स्टेटमेंट के महत्व को कम करने के लिए हम एल्बीट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कैसे अप्लाई हुआ कि ये बताया गया कि ये भाई टेक ऑफ कर गया प्रोजेक्ट, लेकिन साथ साथ यही बोल दिया कि टेक ऑफ कर दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक साथ इंप्लीमेंट हो जाएगा, भागों में, फेजेस में इंप्लीमेंट होगा। आगे है टेक ऑफ के स्टूडेंट्स 8-9 मीनिंग है, ये मैं एट द एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करूंगा। अभी पहले हम कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। व्हाट इज द डीएफसी? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या? द डीएफसी कंसिस्ट्स ऑफ टू आर्म्स। डीएफसी की दो भुजाएं हैं। द सेक्शन लॉन्च्ड ऑन ट्यूसडे इज पार्ट ऑफ द 1839 किलोमीटर ईस्टर्न डीएफसी। जो सेक्शन लॉन्च हुआ मंगलवार को, वो भाग है 1839 किलोमीटर ईस्टर्न डीएफसी का, दैट स्टार्ट्स एट सोनेवाल लुधियाना इन पंजाब एंड एंड्स एट दाकुनी इन वेस्ट बंगाल। दिखा देता हूँ, देख के ज्यादा समझ आएगा। ये देखो, तो ये जो है ना, ये इस भुजा का जो सानेवाल से शुरू हो रही है और दाकुनी तक जा रही है, तो जिसका इनॉग्रेशन हुआ वो ये भाग है। इस वाले भाग का पीएम ने इनॉग्रेशन करा, इसकी शुरुआत करी। अब इतना ही ऑपरेशनल हुआ है सिर्फ, ठीक है। द अदर आर्म इज अराउंड 1500 किलोमीटर वेस्टर्न डीएफसी फ्रॉम दादरी इन उत्तर प्रदेश टू जेएनपीटी इन मुंबई। जो दूसरी भुजा है वो लगभग 1500 किलोमीटर की है, जिसका नाम वेस्टर्न डीएफसी है, जो कि दादरी में है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है और जेएनपीटी मुंबई तक होती है। टचिंग ऑल मेजर पोर्ट्स अलोंग द वे, और जो रास्ते में जितने भी मुख्य पोर्ट्स हैं उन सबको छूते हुए निकलती है ये भुजा। ये भी देख लेते हैं। ये वाली दादरी से लेके कहाँ तक जा रही है, जेएनपीटी तक, और रास्ते में जितने भी पोर्ट्स हैं उन सबसे लगती भी जा रही है। तो देख के ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है थोड़ा सा, है ना। अदर स्ट्रेचेज आर, और इसके कुछ भाग हैं वो है सोनेवाल टू खुर्जा 365 किलोमीटर, भावपुर टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय 400 किलोमीटर्स, देन सोननगर टू वेस्ट बंगाल 137 किलोमीटर्स, देन दाकुनी वाया गोमो टू झारखंड 538 किलोमीटर्स। ये उन्होंने और बताया कि ये जो कॉरिडोर है, ये इसकी और स्ट्रेच क्या क्या है और रास्ते कौन कौन से। देयर इज ऑल्सो अ सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन दादरी एंड खुर्जा। एक और सेक्शन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है दादरी और खुर्जा के बीच में, टू कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्म्स। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? अब डीएफसी का महत्व क्या है? हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार की डिस्कस हो गया, वही लाइन पूरी हो रही है। देखो दोबारा से शुरू हो रही है कि अराउंड 70% ऑफ द फ्रेट ट्रेन्स करंटली रनिंग ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क आर स्लेटेड टू शिफ्ट टू द फ्रेट कॉरिडोर्स। लगभग 70% फ्रेट ट्रेनें, मालवाहक गाड़ियां जो इंडियन रेलवे के नेटवर्क पे चल रही हैं, ऐसा प्लान किया गया है कि वो फ्रेट कॉरिडोर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप खुद सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा कि बाकी जो रेलवे लाइन है उन पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, लेट नहीं होंगी, समय पे चलेंगी, समय पे पहुंचेंगी, स्पीड बढ़ जाएगी सारी ट्रेनों की। मालवाहक गाड़ियों की अपने रास्ते पे स्पीड बढ़ जाएगी, पैसेंजर ट्रेनों की अपने रास्ते पे जो है स्पीड बढ़ जाएगी, लीविंग द पाथ्स ओपन फॉर मोर पैसेंजर ट्रेन। और जो ये है रास्ता खुला छोड़ देगा दूसरी पैसेंजर ट्रेन के लिए। Built at a cost of rupees 5,750 crore through a loan from the World Bank। अब ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये बना है एक लागत पे 5,750 करोड़ की, इसके माध्यम से, वर्ल्ड बैंक से लिए गए लोन के माध्यम से।
विच इज फंडिंग अ मेजोरिटी ऑफ ईडीएफसी, जो कि फंड कर रहा है एक बड़ा हिस्सा ईस्टर्न कॉरिडोर का। द WDFC इज बीइंग फंडेड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और ये जो वेस्टर्न डीएफसी है, वेस्टर्न जो कॉरिडोर है, इज बीइंग फंडेड, उसको फंड किया जा रहा है, पैसिव इज बीइंग फंडेड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो ईस्टर्न भाग को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, वेस्टर्न भाग को जापान कोऑपरेशन एजेंसी फंड कर रही है। द न्यू स्टेशन इन दिस सेक्शन आर, नए स्टेशन जो है वो बता दिए उन्होंने कि भाई भावपुर, कंचोसी, अचलड़ा, इकदिल, भदान, मखनपुर इत्यादि इत्यादि, ये जो है दूसरे स्टेशन के नाम हो गए। दिस सेक्शन पासिस थ्रू कानपुर देहात, ये जो सेक्शन है ये गुजरता है कहाँ से होते हुए, ये थ्रू प्रेपोजिशन जरूरी है, कहीं से होते हुए गुजरने के लिए पास थ्रू यूज करा जाता है। तो ये नाम हो गए और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए उत्तर प्रदेश के। दिस इज लाइक बिल्डिंग एन एंटायर रेलवे नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि एक नए एंटायर रेलवे नेटवर्क को बनाना फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है कि जब आप पुराना कुछ भी ना इस्तेमाल करो, सब कुछ नया आप जब इस्तेमाल करो तो उसको बोलते हैं बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो दिस इज लाइक बिल्डिंग एन एंटायर रेलवे नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, और इसको जो है इंडियन रेलवेज की मदद से नहीं, अलग से बनाया जा रहा है। ऑल द इंस्टॉलेशंस आर न्यू, जितनी भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो सब नए हैं, इंक्लूडिंग द स्टेशंस भी। एंड दैट्स वाई, और इसीलिए द नेम्स ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेशन, इसीलिए बहुत जो स्टेशन है, बहुत सारे जो स्टेशन हैं उनके नामों से पहले आर प्रीफिक्स्ड विद न्यू, इसलिए उनके नामों से पहले क्या लगा दिया गया है, न्यू। किसी भी चीज को हम प्रीफिक्स करते हैं ना, उस शब्द से पहले कोई और वर्ड लगा देते हैं तो प्रीफिक्स हो जाता है। जैसे आप देखो किसी वर्ड से पहले अन लग जाता है, जैसे अननेचुरल, अनअवेयर, अवेयर का बन गया अनअवेयर, नेचुरल का बन गया अननेचुरल, तो अन एक प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स मतलब किसी शब्द से पहले कुछ जोड़ देना, तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है, क्योंकि सब कुछ नया है तो बहुत सारे स्टेशन के नाम से पहले न्यू लग गया, जैसे न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा इत्यादि। ट्रैक्स ऑन डीएफसी आर डिजाइन टू कैरी हेवियर लोड्स, जो पटरियां हैं डीएफसी की आर डिजाइन, उनको डिजाइन किया गया है क्या करने के लिए, ज्यादा भारी लोड्स उठाने के लिए, देन मोस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी जो नॉर्मली इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स थे उनसे ज्यादा इनकी लोड उठाने की कैपेसिटी होगी जो डीएफसी के ट्रैक्स होंगे। डीएफसी विल गेट ट्रैक एक्सेस चार्ज फ्रॉम द पेरेंट इंडियन रेलवेज, डीएक्सी को मिल जाएगा ट्रैक एक्सेस चार्ज, ट्रैक्स को कंट्रोल करने का चार्ज अपने पेरेंट इंडियन रेलवेज से, एंड ऑल्सो जनरेट्स इट्स ओन फ्रेट बिजनेस, और डीएफसी खुद ही जो है अपना व्यापार भी जनरेट करेगा, खुद ही वो देखेगा कि कैसे मैंने जो है इस फ्रेट कॉरिडोर से कमाई करनी है, ये डीएफसी का काम हो जाएगा। व्हाट ट्रेन विल यूज द न्यू सेक्शन, कौन सी ट्रेनें नए सेक्शन का इस्तेमाल करेंगी, फ्रेट ट्रेन प्लाइंग ऑन द सेक्शन। अब प्लाइंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। प्लाई करने का मतलब अगर शिप, एयरक्राफ्ट, कोई व्हीकल एक ही रूट पे प्लाई करता है तो मतलब वो रेगुलरली जो है उसी रूट पे जर्नी करता है। जैसे आप देखो आपके शहर में ना किसी नंबर की बसें होती हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि फलाने नंबर की बस जो है प्लाइज ऑन दिस रूट, 10 नंबर की बस प्लाइज ऑन दिस रूट का मतलब है कि 10 नंबर की बस इसी रूट पे आती जाती है, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो फ्रेट ट्रेनें जो प्लाई करती हैं इस सेक्शन में, फ्रॉम नाउ जो इस सेक्शन में चलती है अब से, नाउ ऑन विल हेल्प डीकंजेस्ट द एग्जिस्टिंग कानपुर दिल्ली मेन लाइन ऑफ इंडियन रेलवे। तो जो फ्रेट ट्रेनें अब जो इस सेक्शन में चलेंगी तो उनसे डीकंजेस्ट हो जाएगा। क्या डीकंजेस्ट हो जाएगा, जब हम डीकंजेस्ट करते हैं किसी जगह को तो वहाँ की भीड़ कम कर देते हैं, वहाँ में जो अवरोध होते हैं, बाधाएं होती हैं, उनको हटा देते हैं। तो क्या भीड़ कम हो जाएगी, किसकी, जो एग्जिस्टिंग कानपुर दिल्ली की जो मेन लाइन है ना इंडियन रेलवे की, उससे भीड़ हट जाएगी, क्योंकि वहाँ की सारी ट्रेनें जो हैं, जो अभी हाल ही में नया डीएफसी इनॉग्रेट हुआ है वहाँ पर चलना शुरू कर देगी, विच करेंटली हैंडल्स ट्रेन एट 150% ऑफ इट्स लाइन कैपेसिटी। तो ये जो कानपुर दिल्ली की मेन लाइन जो है वो अभी जो है करंटली हैंडल करता है अपनी कैपेसिटी से 150% ज्यादा ट्रेनों को वो हैंडल करता है, तो वो ऑटोमेटिकली डीकंजेस्ट हो जाएगा। डीकंजेस्ट मतलब वहां से भीड़ भड़का कम हो जाएगा। दिस सेक्शन करंटली हैज ओवर 50 पैसेंजर ट्रेन एंड अराउंड 60 गुड्स ट्रेन। इस सेक्शन में अभी जो है लगभग 50 से ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां और लगभग 60 के करीब गुड्स ट्रेन है, जॉसलिंग फॉर पांच डेली। जॉसल को समझते हैं, जॉसल के दो मतलब, भीड़ में अगर लोग जॉसल कर रहे हैं तो एक दूसरे को कोनियां मार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जॉसल का एक और मतलब होता है आपस में compete करना किसी चीज के लिए, रास्ते पे निकलने के लिए, जैसे कि एक ट्रैफिक वाली लेन पे सारी गाड़ियां आपस में जॉसल कर रही होती हैं आगे निकलने के लिए। तो यहाँ पर जॉसल का मतलब क्या है कि इस रास्ते पे जो है 50 पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं, 60 मालवाहक गाड़ियां करती हैं, जो आपस में compete करती हैं रास्ते के लिए, ट्रैक के लिए। द न्यू सेक्शन मीन्स, नए सेक्शन का ये मतलब है, ऑन द इंडियन रेलवे मेन लाइन का ये मतलब है
more passenger trains can be pumped in and those trains can in turn achieve better punctuality। इसका मतलब ये है कि अब सोचो कि ये जो 60 गुड्स ट्रेन थी ये वाली, ये जब हट के डीएफसी में चली जाएंगी, अलग से रास्ते पे चलेंगी, तो इसका मतलब यही तो कि ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन जो है वो कानपुर वाली मेन लाइन में डाली जा सकती हैं और उनकी पंक्चुअलिटी यानी समय पे पहुंचना भी जो होगा बढ़ जाएगा। फूड ग्रेन एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। फूड ग्रेन और फर्टिलाइजर नॉर्दर्न रीजन से आर ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसको? ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट रीजन को। फ्रॉम द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से कोल, आयरन और जूट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड नॉर्थ एंड वेस्ट। बता दिए किस जगह से, कि नॉर्थ से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ईस्ट से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो चीजें डिस्कस हो गई। व्हाट एल्स विल चेंज, और क्या बदलेगा? देयर आर सर्टेन फर्स्ट, कुछ चीजें जो पहली बार हो रही। फर्स्ट यहाँ पर नाउन है, कुछ चीजें जो पहली बार हो रही हैं फॉर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए। उदाहरण के लिए फॉर इंस्टेंस 68 एग्जिस्टिंग लेवल क्रॉसिंग्स हैव बीन एलिमिनेटेड। 68 लेवल क्रॉसिंग जो है उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया। टू ऑगमेंट स्पीड, स्पीड बढ़ाने के लिए। द ओनली मेजर सेक्शन ऑन इंडियन रेलवेज दैट इज फ्री फ्रॉम एनी परमानेंट और टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस। और यही जो है एकमात्र सेक्शन है भारतीय रेलवेज का जो कि फ्री होगा किससे? किसी भी परमानेंट या टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन से। ये पहली बार हो रहा है, नई चीज है। दिस इन अ वे सेट्स द बार फॉर द रेस्ट ऑफ द डीएफसी। ये एक तरीके से क्या करता है? स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है किसके लिए? बचे हुए डीएफसी के लिए। अब इन्होंने यहाँ पर सारे जो है गति कम करने वाले जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हटा दिए, तो एक तरीके से बाकी डीएफसी के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आगे भी इसी तरीके से करना है। तो फॉर द रेस्ट ऑफ द डीएफसी टू ऑल्सो मेक स्ट्रेचेज फ्री फ्रॉम स्पीड रिस्ट्रिक्शन, कि आने वाले डीएफसी में भी रास्ते को स्पीड रेस्ट्रिक्शन से मुक्त रखा जाए। और कॉशंस एज दे आर टर्म्ड इन रेलवे, या स्पीड रेस्ट्रिक्शंस को रेलवे में कॉशंस के नाम से भी बोला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब जो डीएफसी में आने वाला जो रास्ता तैयार होगा उसको भी इनसे जो है मुक्त रखा जाए। फ्रेट ट्रेन यूजुअली सफर फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल रनिंग टाइम्स। फ्रेट ट्रेन जो होती हैं साधारणतः जूझती हैं अनप्रेडिक्टेबल रनिंग टाइम। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब कोई पता नहीं होता कि फ्रेट ट्रेन कब पहुंचेगी, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल है। एंड लो स्पीड्स, और इनकी स्पीड कम होती है, लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इनकी स्पीड होती है। बट ऑन दिस न्यू सेक्शन, लेकिन इस नए सेक्शन पे दे कैन रन एट 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। इस नए सेक्शन में लेकिन वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे दौड़ सकती हैं। दिस सेक्शन विल ऑल्सो कैच द फ्रेट ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम की सेंटर्स सच एज कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़ एंड बुलंदशहर। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो फ्रेट ट्रैफिक जो ओरिजिनेट होता था, जो शुरू होता था की सेंटर्स, मुख्य सेंटर्स जैसे कि कानपुर देहात, औरैया जो है, इन जगहों से जो होता था, ये जो फ्रेट सेक्शन है ये इस ट्रैफिक को भी क्या कर देगा? कम कर देगा। द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ अलीगढ़, जो अभी इस समय पे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं अलीगढ़ के, पूजा के, फिरोजाबाद के, आगरा के, भोजपुर के, विल बिकम मेजर ग्रोथ सेंटर्स। ये आगे जाके मुख्य ग्रोथ सेंटर बनेंगे इस इलाके के। द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स, ऐसा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ने प्रोजेक्ट करा, प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर प्रिडिक्ट करा है इन इट्स बिजनेस डेवलपमेंट प्लान, अपने बिजनेस डेवलपमेंट प्लान में। दीज एरियाज आर एग्रीकल्चर हब्स, ये जो इलाके हैं ये एग्रीकल्चर हब होते हैं। हब कोई भी जगह जो होती है ना, तो वो जो जहाँ पर मुख्य एक्टिविटी होती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है किसी चीज को लेके, गढ़ बोलते हैं जिसको हम। तो ये जो एरिया है ये एग्रीकल्चर के गढ़ हैं। प्रोड्यूसिंग पोटैटो, पैडी एंड मेज, जो कि ये चीजें प्रोड्यूस करते हैं। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल गेट अ पैन इंडिया मार्केट, जो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस यहाँ पर मतलब प्रोड्यूस नाउन है, जो उत्पादन की गई, प्रोड्यूस हुई हुई वस्तुएं हैं, उत्पादित की गई चीजें हैं, उनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। तो ये जो उत्पादित की गई चीजें हैं इनको जो है पैन इंडिया मार्केट मिलेगी। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में कनेक्टिविटी मिलेगी इनको, अलग अलग जगह की मार्केट मिलेगी। बिकॉज ऑफ चीपर एंड फास्टर डीएफसी कनेक्टिविटी, सस्ती और गतिशील डीएफसी कनेक्टिविटी से। अब खुद सोचो ना, जैसे अभी हमने कनेक्टिविटी दी दादरी से लेके कहाँ, बॉम्बे तक, और ट्रेन जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, विदाउट रिस्ट्रिक्शन चलेगी। तो जो मार्केट यूपी को देखो कितनी बड़ी मार्केट मिलेगी, यूपी को बॉम्बे तक मार्केट मिल जाएगी, यूपी को बंगाल तक मार्केट मिल जाएगी पूरी। तो ये बताने की कोशिश करेगा। तो ये बात किसने कही? अ स्पोक्स पर्सन
फॉर द DFCCIL टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस। तो एक स्पोक्स पर्सन ने कहा ये बात इंडियन एक्सप्रेस को, और DFCCIL जो है फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन की बात हो रही। न्यू मक्खनपुर फिरोजाबाद एंड न्यू दुकान अलीगढ़ विल बी ओपनड एज कॉमन यूजर टर्मिनल्स। ये जो दो इन्होंने बताई जगह, न्यू मक्खनपुर फिरोजाबाद और अलीगढ़ की जो है, इनको कॉमन यूजर टर्मिनल के बतौर खोला जाएगा। एम्ड एट लोकल फार्मर्स, और इनका जो प्रमुख जो फोकस होगा वो लोकल फार्मर्स पे होगा। सेंडिंग देयर प्रोड्यूस टू द लार्जर मार्केट, जो भेजते हैं अपना प्रोड्यूस, अपनी उत्पादित की गई चीजें बड़ी मार्केट्स को। फिर आगे सवाल उठता है, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द DFC, बचे हुए DFC का क्या काम, क्या होगा भाई। मोर सेक्शंस विल कीप गेटिंग कमीशन इन द कमिंग मंथ्स। तो और सेक्शंस जो हैं DFC के वो कमीशन होते रहेंगे, उनकी शुरुआत होती रहेगी, वो ऑपरेशनल होते रहेंगे आने वाले महीनों में। फिर अब वो प्रोग्रेस के बारे में बता रहे हैं कि 61 देयर इज 61% प्रोग्रेस इन द भोजपुर टू दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन। तो भोजपुर से दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन में 61% प्रोग्रेस हो चुकी है। एंड 180 किलोमीटर ऑफ द 402 किलोमीटर विल बी कंप्लीटेड बाय December 21। 402 किलोमीटर में से 180 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 21 तक। वाइल 22 किलोमीटर विल बी डन बाय जून 2022, और बचा हुआ जो इतना है वो 2022 तक हो जाएगा। देयर आफ्टर, इसके बाद द स्ट्रेच टू सोनानगर विल सी 100 किलोमीटर कंप्लीटेड बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद जो स्ट्रेच है, जो रास्ता है सोनानगर तक, वो देखेगा कि 100 किलोमीटर कंप्लीट कर देंगे अगले साल मार्च तक। द 401 किलोमीटर खुर्जा टू सानेवाल सेक्शन हैज हैड ओनली 39% प्रोग्रेस। तो 401 किलोमीटर खुर्जा से सानेवाल का सेक्शन है, उसमें हैज हैड, अब ये हैज हैड जो है अभी तक की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें अभी तक 39% प्रोग्रेस ही हुई है। इट विल बी डन बाय जून 2022, और ये जून 2022 तक हो जाएगा। अ 46 किलोमीटर लिंक बिटवीन खुर्जा एंड दादरी विल बी रेडी बाय मार्च 2021। खुर्जा और दादरी के बीच में 46 किलोमीटर लिंक मार्च 2021 तक हो जाएगा। सारा प्रोग्रेस बता रहा है पूरा। बाय December 2021, कानपुर खुर्जा एरिया विल गेट कनेक्टेड टू वेस्टर्न पोर्ट्स ऑफ कांडला, मुंद्रा एंड पिपावा वाया द 127 किलोमीटर दादरी रेवाड़ी सेक्शन इन वेस्टर्न आर्म। इट्स टारगेट एडवांस्ड बाय सेवरल मंथ्स। दिसंबर महीने तक कानपुर खुर्जा एरिया जो है वो कनेक्ट हो जाएगा वेस्टर्न पोर्ट से, कांडला के, मुंद्रा के और पिपावा के 127 किलोमीटर दादरी रेवाड़ी के सेक्शन के वाया। इट्स टारगेट एडवांस बाय सेवरल, और इसका टारगेट जो है कई महीने आगे चल रहा है जितना होना चाहिए उससे। इन द वेस्टर्न DFC द सेक्शन बिटवीन रेवाड़ी हरियाणा एंड मादर राजस्थान हैज बीन कंप्लीटेड। वेस्टर्न DFC में जो ये सेक्शन है रेवाड़ी के बीच में और मादर के बीच में, ये पूरा हो चुका है, पूरा कर दिया गया है। द सब्सिक्वेंट सेक्शंस, आगे के सेक्शंस है, आर अप टू पालनपुर इन गुजरात, वो पालनपुर गुजरात तक होंगे। टू बी डन इन द नेक्स्ट 3 मंथ, जो कि अगले 3 महीने में कर दिए जाएंगे। देन टू मकरपुर, अगला जो होगा मकरपुरा तक होगा मार्च 2020 तक, जो 22 तक जो हो जाएगा। एंड फाइनली टू JNPT इन जून 2022, और आखिरकार JNPT जून 2022 तक। तो जो आखिरी वाला सेक्शन था ना स्टूडेंट्स, इसमें देयर वाज टू मच इन्फॉर्मेशन। ये जानबूझ के ये वाला हमने क्यों लिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा पैसेज आता है जिसमें जरूरत से ज्यादा आवश्यकता होती है। फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, आपको आदत होनी चाहिए पढ़ने की, याद रखने की आदत होनी चाहिए। तो ना अब इतना याद रह जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो ये याद रह जाना चाहिए कि कौन से भाग में स्टैटिस्टिक्स थे, फैक्ट्स थे, क्वेश्चन आंसर करने में आसानी है। एनीवेज, तो इसके साथ हमारा ये वाला पैसेज तो पूरा होता है, लेकिन हमारे कुछ फ्रेजेस थे जो मैंने आपको बताने थे, वो बता देता हूँ। टेक ऑफ का मतलब है काफी सारे, एक तो मैंने बता दिया था, कोई चीज यहाँ पर टेक ऑफ मतलब शुरुआत करना। टेक ऑफ के और कुछ मतलब है, विद एग्जांपल बता रहा हूँ। टेक ऑफ का सबसे कॉमन मतलब जो है वो बच्चों को बता दें, प्लेन टेक ऑफ करता है, यानी वो जमीन छोड़ देता है, उड़ जाता है। ये तो सबसे आसान मतलब ये हो गया हमारा दूसरा मतलब। तीसरा मतलब, व्हेन एन एक्टिविटी और समवन्स करियर्स टेक ऑफ इट सडनली बिकम्स वेरी सक्सेसफुल। जब किसी का करियर टेक ऑफ करता है, कोई एक्टिविटी टेक ऑफ करती है, तो बहुत सफल हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, ही हैज ओपन 3 मोर स्टोर्स, उसने 3 और स्टोर खोल दिए। हिज बिजनेस हैज रियली टेकन ऑफ, उसका व्यापार जो है, बिजनेस जो है बहुत सफल हो गया। टेक ऑफ का चौथा मतलब, इफ यू टेक ऑफ यू गो अवे सडनली, कहीं से बिना बताए एकदम से चले जाने को भी टेक ऑफ बोलते हैं। एग्जांपल देखो, ही टुक ऑफ विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, वो एकदम चला गया बिना किसी को बताए। फिफ्थ मतलब, इफ यू टेक टाइम ऑफ, तो मतलब कहीं से कुछ समय का ब्रेक लेना, छुट्टी लेना। एग्जाम्पल, आई टुक टाइम ऑफ माई स्टडी, तो मैंने कुछ समय जो है छुट्टी ले ली अपनी स्टडीज से।
सिक्स्थ मीनिंग, इफ यू टेक समवन ऑफ, यू इमिटेट देम। अगर आप इफ यू टेक समवन ऑफ तो आप उनकी नकल करते हो। एंड द थिंग्स दैट दे डू, और जो चीजें करते हैं उनकी नकल करते हो। एंड से इन सच अ वे, और इस तरीके से बोलते हो दैट यू मेक अदर पीपल लाफ, कि आप दूसरों को हंसा देते हो। एग्जाम्पल है, ही कैन टेक ऑफ मेनी एक्टर्स टू परफेक्शन। तो ही कैन टेक ऑफ मेनी एक्टर्स टू परफेक्शन का मतलब क्या है कि वो बहुत सारे एक्टर्स की नकल कर सकता है बिल्कुल परफेक्टली। अगला मीनिंग है, इफ यू टेक समवन ऑफ यू मेक देम गो विद यू टू अ पर्टिकुलर प्लेस। टेक समवन ऑफ का एक और मतलब होता है कि किसी को अपने साथ किसी जगह ले जा लेना। द पुलिस टुक हिम ऑफ टू द पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस उसको अपने साथ कहाँ ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई। नेक्स्ट है, इफ यू टेक अ गारमेंट ऑफ। गारमेंट यानी जो चीज आपने पहनी हुई, अगर उसको टेक ऑफ करते तो आप उसको उतार देते हैं। एग्जाम्पल है, ही टुक ऑफ हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट उतार दी। नेक्स्ट मीनिंग है, इफ समथिंग सच एज अ सर्विस और एंटरटेनमेंट इज टेकन ऑफ, इट इज विड्रॉन सो दैट पीपल कैन नो लॉन्गर यूज इट और वॉच इट। यानी किसी सेवा को, किसी एंटरटेनमेंट को अगर टेक ऑफ किया जाता है तो उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, उसको हटा लिया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है उसको और ज़्यादा ना इस्तेमाल कर पाते हैं ना देख पाते हैं। एग्जाम्पल, अ पॉपुलर प्रोग्राम वॉज टेकन ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। एक लोकप्रिय प्रोग्राम को हटा लिया गया, किसके नतीजे से, किसकी वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। ठीक है जी। तो टेक ऑफ के कितने सारे मीनिंग हो गए। आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐड करना, कोई भी आ सकता है एग्जाम में, और कोई भी आपके लिए जो है रीडिंग में जो है कारण बन सकता है पैराग्राफ को ना समझने का। तो इसलिए इनको अच्छे से नोट्स बनाइए। यू नो द ड्रिल, तरीका आपको पता है क्या करना है। आपने वोकैब अच्छे से मेंटेन करनी है, वोकैब अच्छे से ऐड करनी है, और टेक ऑफ के जो है बहुत सारे मीनिंग आपको इसमें मिले हैं वो भी अपने नोट्स में अच्छे से ऐड करना है। ठीक है, मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही।